तो ये परिस्थितियां अभी बन रही कि हैं। मोदी इसका कॉकटेल तैयार कर रहे हैं। अब मोदी कह रहे हैं कि हम 20-25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से बाहर लेके आ गए हैं, गरीबी से हम बाहर निकाल लिए हैं। ये जो उनका कॉकटेल है, जो अपना वो मास बढ़ा रहे हैं, अभी जैसे श्रीकांत जी कह रहे थे कि ग्रामीण इलाकों में मोदी को तो बिल्कुल राजा की तरह लोग मान रहे हैं। उनको लग रहा है कि मोदी हमारे भगवान है, जो लाभार्थी वर्ग तैयार किया है। तो ये बहुत ही फाइन पॉलिटिक्स कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, और यहां पर बाकी पार्टियां कमजोर पड़ रही हैं। और इसलिए अगर ये इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू आ जाए, चाहे कोई इशू आ जाए, अभी मोदी ब्रांड, मोदी इससे डिमोलिश होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनकी राजनीति काफी क्रिएटिव है, इस मायने में कि हर वक्त ये नया कॉकटेल तैयार करने में सक्षम है। और कभी तो राष्ट्र की बात होती है, कभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होती है, कभी अंतरराष्ट्रीय जगत में आपके इज्जत की बात होती है। तमाम तरह के कॉकटेल्स बनते हैं। लेकिन एक बात आप गौर कीजिए कि जो कुछ हमारा राइट हुआ करता था वेलफेयर स्टेट के अंदर, उसमें हम लाभार्थी हो गए। अब आपको लाभ दिया जा रहा है। ये लाभार्थी शब्द जो है, ये चेंज ऑफ नेचर ऑफ स्टेट को इंडिकेट करता है। आप एक नई तरफ जा रहे हैं जहां अब लाभार्थी की बात हो गई। अब लाभार्थी आपके साथ खड़े होंगे। यदि 25 करोड़ लाभार्थी आपके हो जाएं, तो 125 करोड़ की आवाज आपको नहीं सुनाई देगी, केवल 25 करोड़ की आवाज आपको सुनाई देगी, क्योंकि जोर से वो बोलेंगे। तो लाभार्थी की जो राजनीति है, आप इसको कैसे आप चैलेंज करें, ये बड़ा सवाल है। और इसके लिए उतना ही क्रिएटिव होने की जरूरत है। जिस तरह का लीडरशिप आपके पास इस वक्त है, जिस तरह का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपके पास है, इनको विरोध करने के लिए वो सब चूक गया है। वो अपने आखिरी मुकाम, क्रिएटिविटी नहीं बची है इनको। इस तरह के ये जो 25 करोड़ की लाभार्थी को काउंटर करने के लिए इनके पास कोई क्रिएटिविटी है ही नहीं। जो कुछ है वो अब चलने वाला नहीं है, वो टाइम टेस्टेड हो चुका है, वो फेल हो चुका है। बिल्कुल, क्योंकि लाभार्थी का डिस्कोर्स तो उसको काउंटर करने के लिए बना था ना, जिसने काउंटर कर दिया सक्सेसफुली। अब जो आपको नया डिस्कोर्स बनाना होगा, वो उससे आगे जाके कुछ बनाना होगा। आप केवल जाति की गणना करके, आप केवल ये पूछ के आप बैकवर्ड हैं या फॉरवर्ड हैं, ये पूछ के आप लाभार्थी को नहीं काउंटर कर सकते। तो आपको नए तरीके से एक नया कॉकटेल आपको भी तैयार करना पड़ेगा। जो आपका पुराना कॉकटेल था वो गंध कर रहा है, उसमें कोई नशा बचा नहीं है। आपको नए तरीके से चीजों को जोड़नी पड़ेगी। और लोग, जैसा लोग कहते हैं कि अभी भी तो क्या है, इस सरकार के पूरा सपोर्ट हिंदुस्तान में 35% लोगों का है, तो बाकी लोग तो अभी सपोर्ट में नहीं है, 65% लोग। तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई कॉकटेल नहीं है जो उस 65% से 30-40% लोगों को भी एक साथ जमा कर सके। तो वहां इनोवेशन की जरूरत है। पार्टी स्ट्रक्चर के अंदर इनोवेशन की जरूरत है। इन दोनों के पार्टी स्ट्रक्चर में यदि आप गौर करें, कोई आप पार्टी का नाम हटा दें, आप उनका आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हटा दें, और फिर देखें कि दोनों के पार्टी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, तो आपको पता चलेगा कि भाजपा का पार्टी स्ट्रक्चर ज्यादा इनोवेटिव है वनिस्पत किसी भी और पार्टी के पार्टी स्ट्रक्चर के। मैं अक्सर ये सोचता हूं, मैं शोध कर रहा था किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो मैं जानने की कोशिश किया कि भाजपा अलग अलग जाति समूहों को कैसे एक साथ लेके चल रही है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में भाजपा के पास 250 पोजीशंस हैं। तो जो डिमांड ऑफ पार्टिसिपेशन इन पावर है, वो केवल एक एमएलए टिकट दे के काम नहीं चलाता है, बल्कि 250 लोगों को छोटा छोटा शेयर पावर में दे दिया है, इस उम्मीद के साथ यदि आप ठीक से काम करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे ऊपर तक। ये उम्मीद बहुत बड़ी उम्मीद है जनतंत्र में। ये उम्मीद कि आप यदि काम करेंगे तो ऊपर तक जा सकते हैं, यही उम्मीद जनतंत्र की जान है। और मैं आपको सिस्टम काम कर रहा है। आपका शोध ये कह रहा है कि ये सिस्टम उनका काम कर रहा है, कि जो वाकई में काम करने वाले लोग हैं उनको उठा लेते हैं। अभी जो राजस्थान में एक सरपंच को, संभवतः सरपंच को उन्होंने एमपी का टिकट दे दिया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दे दिया है। बड़ा प्रचार होता है, मोटरसाइकिल पे वो घूम रहे थे। बहुत अच्छे से काम कर रहा है ये काम। मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं कांग्रेस और भाजपा के बीच में। मैं कहता हूं भाजपा जो है वो पराक्रम पार्टी हो गई है, और कांग्रेस जो है वो परिक्रमा पार्टी हो गई है। आपका उत्थान कांग्रेस के अंदर अपने से ऊपर के नेता के परिक्रमा से ही हो पाएगा। भाजपा क्या करती है, इसने अपना सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि वो पराक्रम को मेजर करती है और फिर वहां से लोगों को सेलेक्ट करने में सक्षम है।
अब कैसे है, इसका मैकेनिज्म क्या काम करता है, ये सब शोध का विषय हो सकता है। लेकिन मैं अपने रिसर्च के एक्सपीरियंस ये कह सकता हूँ कि ये बात मुझे दिखती है वहाँ होते हुए। जैसे किसी एक लड़के से मैंने पूछा कि आपको पार्टी ने इतना ऊपर कैसे लिया, उसको काफ़ी कुछ दिया गया पार्टी के द्वारा, साधारण सा लड़का है। उसने कहा मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं तो अपना काम करता रहता हूँ, अचानक फ़ोन आया कि आपको ये दिया जा रहा है, आप वहाँ आके मिले। तो ये जो बात है, दोनों बातें, एक तो आप किस जाति के हैं, उस आधार पर आपकी विनेबिलिटी तय हो सकती है कि आप इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको टिकट मिलेगा कि नहीं, इसमें जाति भी एक फैक्टर रहता है। लेकिन यदि आप एक्टिव हैं और उस जाति में विनेबिलिटी आपकी नहीं है, तो भी वो क्या करेगा कि आपको एक दूसरा पोजीशन दे देगा जिसको थोड़ा एम्पावर कर देगा। तो आप भी एम्पावर्ड फील, एमएलए आप नहीं भी हैं तो आप एम्पावर्ड फील कर रहे हैं। ये जो डिवीजन ऑफ पावर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, इसका गणित इन्होंने बहुत अच्छे से साधा हुआ है। इसी को माइक्रो मैनेजमेंट भी आप कह सकते हैं कि एक तरह से माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं ये लोग। ये अद्भुत है, ये इनोवेशन है जिसे समझने की जरूरत है बाकी पार्टियों को, चाहे वो इसके पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टी को भी इसको सीखने की जरूरत है कि पार्टी के द्वारा, पार्टी के फंक्शनरीज के द्वारा आप कैसे ऐसा पावर अरेंजमेंट कर सकते हैं कि एवरीबॉडी फील्स पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस। और पूरा स्ट्रक्चर्ड है। आप ये कह रहे हैं कि ग्रामीण स्तर से लेकर के राज्य के मुख्यालय तक या देश के मुख्यालय तक पूरा एक स्ट्रक्चर है जो काम करता है, और वो जंजीर इतनी मजबूत है जो और चेन बना रही है। मुझे ऐसा लगता है चेन बहुत मजबूत है। मजबूती के बारे में तो अभी मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं जरूर कह सकता हूं ये चेन बना हुआ है। जैसे उदाहरण मैं देता हूं आपको, किसी मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी किसी गांव में एक ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के पंचायत नेता का निधन हुआ। उसमें डिस्ट्रिक्ट भर के सारे कार्यकर्ता आए, जो ऑफिस बेरर थे वो लोग आए उनके सम्मान में, और पार्टी का झंडा लगा के उनका अंतिम संस्कार किया गया। अब ये इस बात को इंडिकेट करता है कि एक पंचायत प्रधान होने के बावजूद, पंचायत के एक कास्ट का वो प्रधान था पार्टी के स्ट्रक्चर के अंदर, उसको भी वो इतना सम्मान दिया गया। अब ये बात बाकी लोगों में चली गई। ये जो इंटरकनेक्टेडनेस है जो इन्होंने बनाया है, जो चेन इन्होंने बनाया है, ये चेन मुझे लगता है इनके पार्टी स्ट्रक्चर को बहुत मजबूत करता है। नतीजा है कि कोई भी बात जब ये केंद्रीय स्तर पर इसका निर्णय लेते हैं तो ग्रामीण स्तर तक पहुंचने में बहुत कम समय लगता है। तो अभी कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से क्या सीखनी चाहिए, या अन्य पार्टी को जो आपको जो फैमिली ओन पार्टी है? इसलिए क्या आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के सामने जो अपोजिशन एक लक्ष्य है वो बहुत ही कमजोर लक्ष्य है, क्योंकि उनको पता है कि ये स्ट्रक्चर जो पार्टी फैमिली पार्टी है उसमें तो है ही नहीं। जो कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी है उसका भी जमीन पूरी तरह से खिसक गया है, वहां कोई स्ट्रक्चर नहीं बचा हुआ है। देखिए, जैसे मैंने अध्ययन किया था आरजेडी का, कि आरजेडी कैसे काम करता है और क्यों इतना सक्सेसफुल पार्टी रही काफी दिनों तक। आरजेडी का फंक्शनिंग का तरीका ये था कि शीर्ष नेतृत्व उसका आदमियों को सेलेक्ट करता था। उसको सेलेक्ट करने का तरीका ये था कि किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में पूछता था कि कितने 10 महत्वपूर्ण लोगों का नाम बताओ, फिर उसमें से 5 को सबसे ऊपर के 5 नाम को हटा देते थे, आखिरी 5 नामों में जाते थे, फिर उससे करते करते वो आखिरी 2 नाम पे आते थे। उसमें से किसी एक को जाति के आधार पे या किसी और आधार पे वो चुन लेते थे। अब वो जो आखिरी आदमी था उसे इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि उसे कोई टिकट मिल सकता है एमएलए का। अब उसको वो टिकट दे दिया तो उसका लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट हो गया पार्टी के लिए। फिर उसके यहाँ नेतृत्व पहुंच गया, उसको थोड़ा समृद्ध किया। तो ऐसे लोगों का पूरा एक नेटवर्क बनाया जो लोग अदरवाइज अपनी जिंदगी में कुछ ज्यादा करने की उम्मीद नहीं करते थे, लेकिन उनके अंदर थोड़ी क्षमता थी। तो उस क्षमता को एम्पावर करके उन्होंने एक पूरा पार्टी स्ट्रक्चर खड़ा किया। इसलिए उसके कमिटमेंट उनमें इतना है कि वो हिलते नहीं हैं लोग। इतने दिनों तक सत्ता से बाहर रहने के बावजूद आप देखेंगे आरजेडी के लोग हिलते नहीं है। केवल ये कारण नहीं है कि यादवों में बड़ी एकता है, ऐसा नहीं है। उन्होंने नेटवर्क ऐसा बनाया है अपने सपोर्टर्स का, जो नेटवर्क स्ट्रांग है, वो चेन स्ट्रांग है। लेकिन उनकी परेशानी ये है कि वो जो चेन उन्होंने बनाया है वो एक्सपैंड नहीं करता है, वो जाति और
जाति समूह के बीच फंस जाता है। भाजपा ने क्या किया, इसने भी ये काम किया कि ये सक्षम लोगों को सेलेक्ट करके उठाना शुरू किया और ऐसे लोगों को स्ट्रांग नेटवर्क में लाया और फिर कास्ट और कम्युनिटी के नेटवर्क से बाहर निकलने की कोशिश किया। ये समझने की बात है कि जो डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग का स्ट्रक्चर क्या है, आपका पावर शेयरिंग का यदि स्ट्रक्चर आपने तैयार किया है जिसमें लोग उसमें इन्वॉल्व फील करते हैं, तो वो स्ट्रांग स्ट्रक्चर तैयार होगा। दूसरी बात है पॉसिबिलिटी ऑफ बिकमिंग अ लीडर, संभावना कितनी है आपके उत्थान की। यदि उस संभावना को आपने पूरा खोल दिया, ये संभावनाएं आपकी हैं, ये क्राइटेरिया आपका है, आपने इतना काम किया है, तो आप उस लीग में आ जाते हैं कि उसमें से आपको सेलेक्ट किया जा सकता है। इसको यदि आपने कर लिया तो आपकी पार्टी मजबूत हो सकती है। अब मैं उदाहरण देता हूं आपको, भाजपा अपने कैंडिडेट के सिलेक्शन के लिए क्या काम करता है। ये पिछले कई चुनावों में मैंने कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज का अध्ययन किया। एक तो आरएसएस इनके लिए एक सर्वे करता है, दूसरा पार्टी सर्वे करवाती है, तीसरा कई इंडिपेंडेंट लोगों को ये काम देता है कि आप जाएं और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 3 महत्वपूर्ण लोगों का नाम हमें भेजें। उन सबको मैच करके फिर ये कैंडिडेट को सेलेक्ट करता है। इतना कुछ पार्टी स्ट्रक्चर होने के बावजूद सिलेक्शन प्रोसेस इनका जो है वो काफी ऑब्जेक्टिवली डिसाइडेड है और उसमें परिक्रमा का कोई खास महत्व नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर यदि आप देखें, अभी भी लोग कहते हैं, मुझे इसका कोई पुख्ता सबूत मेरे पास नहीं है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।